आज की क्लास में हम लोग जो बात कर रहे हैं एक नए चैप्टर की बात करेंगे और जिसका नाम रहेगा जो खंड क के अंतर्गत है वो चैप्टर ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे विकास हुआ। यहां पर ये चैप्टर रहेगा हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के समय किस प्रकार से जो है वो विकसित हुई है हिंदी हमारी, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हेडिंग आप डाल लीजिएगा, हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कैसे विकास हो गया। ठीक मानते हैं? तो हम लोग इसको दो तीन पार्ट में बांट करके समझ सकते हैं। पहला पार्ट तो ये हो गया कि जो अंग्रेज के द्वारा शुरुआत में 1860 के दशक में 1870-80 इन सब समयों में कैसे, या उससे पहले भी आप कह सकते हैं 18वीं शताब्दी में ही, मतलब 1700 कुछ से लेकर के और 1800-1900 ईस्वी तक कैसे अंग्रेजों के द्वारा हिंदी को मजबूरी में आप कह सकते हैं कि विकसित किया गया। उनको ऐसा लगता था कि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि यदि भारत पर राज करना है तो जहां पर राज कर रहे हैं, जैसे गियर्सन एक बहुत हिंदी के विद्वान माने जाते हैं, हिंदी पर काफी उनका वर्क था, हिंदी काफी अच्छा समझते थे वो। तो गियर्सन ने ये माना कि हिंदी के बिना जो है वो हम भारत पर कायदे से शासन नहीं कर सकते हैं। जैसे एक तो लॉर्ड मैकाले के विचारधारा वाले थे जो अंग्रेजी को ही सर्वे सर्वा मानते थे और मानते थे कि भारतीयों का अंग्रेजीकरण कर दिया जाए, पूरा इंग्लिश सिखा दिया जाए। लॉर्ड मैकाले चिट्ठी लिखता है तो वो चिट्ठी में लिखा है कि भारतीय को हम ये चाहते हैं कि वो शरीर से तो भारतीय दिखे लेकिन अंतर मन से जो है वो अंग्रेज हो जाए और उसके लिए अंग्रेजी जरूरी है। तो इसलिए शिक्षा नीति में वो लॉर्ड मैकाले जो है वो आपको अंग्रेजी का ये किया, वकालत किया था लॉर्ड मैकाले। लेकिन यहाँ गियर्सन टाइप के जो लोग थे, नॉर्थ ब्रूक थे, कोल थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेटाकॉफ था, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी के जगह पर हिंदी का समर्थन करा। उनको ये पता था कि यदि भारत पर शासन करना है तो अंग्रेजी के बनिस्पत हिंदी ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उनको लगता था कि हिमालय से लेकर के यानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है वो कहीं ना कहीं हिंदी बोलने समझने वाले लोग मिल ही जाते हैं। तो एक ही ऐसी भाषा उन लोगों को समझ में आ रही थी जो कि हिंदी, जिससे कि पूरे यदि वो ट्रेनिंग ले लेवे, मतलब अंग्रेज यदि अंग्रेजी सीख के आएंगे तो क्या शासन करेंगे यहाँ। तो बंगाल में बंगाली चल रहा है, गुजरात में गुजराती चल रहा है, तो अलग अलग लोग ट्रेनिंग लेकर के आते थे। उन लोग फारसी सीख के आते थे, उन लोग उर्दू सीख के आते थे, अरबी सीखते थे, बंगाली सीखते थे, गुजराती सीखते थे, मराठी सीखते थे। लेकिन वहां पर यह मुद्दा हुआ कि भाई यदि आपको भारत पर बढ़िया से शासन करना हो, एक कोई भाषा यदि सीखने की बात हो तो कोई एक भाषा मतलब हिंदी आप सीख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो हिंदी पर उन लोगों ने जोर दिया। बहुत ऐसे विद्वान, विशेष करके विलियम फोर्ट कॉलेज की जब स्थापना हुई, ठीक है, और वहां से जो है ये 1800 ईस्वी की बात है कलकत्ता में, तो विलियम फोर्ट कॉलेज के बाद जो है वो हिंदी में एक विशेष करके जो गद्य क्षेत्र होता है, जो गद्य सेक्शन होता है, उसका बड़ा भयंकर विकास शुरू हो गया। तो हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं क्लास में वो आज ये पढ़ रहे हैं कि हिंदी जो भाषा है उसका राष्ट्रभाषा के रूप में जो है उसको स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस प्रकार से दर्जा प्राप्त हो गया। और ये काम जो हुआ बहुत तेजी से हुआ। 1800 ईस्वी से लेकर के 1847 के बीच में, ये लगभग 47 सालों में ही जो है वो हिंदी एक साधारण भाषा से
राष्ट्रभाषा के रूप में परिणत हो गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग लगे थे। प्रारंभ में तो अंग्रेजों की ही मुसीबत थी, क्योंकि उनको था कि यदि भारत पर शासन करना है तो अंग्रेजी और उर्दू, फारसी या बाकी अन्य भाषाओं की तुलना में, जैसे मराठी, बंगाली, गुजराती की तुलना में हिंदी बहुत लोग समझते हैं। वहां कश्मीर से लेकर के और यहाँ कन्याकुमारी तक लोग समझते हैं, बंगाल से लेकर के असम तक समझते हैं। तो ये बात तो सत्य भी है। कहीं ना कहीं ठीक है कि असम में आप वहां पर असमिया बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल है, तेलुगु, तो आंध्रा में ये सब, तो अलग अलग, गुजरात में गुजराती। लेकिन आप गुजरात में जाएंगे तो हिंदी नहीं समझते हैं क्या? पहले भी समझते थे, आज भी समझते हैं। महाराष्ट्र में जाएंगे तो हिंदी नहीं बोली जाती है, हिंदी ही बोली जाती है। तो ये बात सही है कि सर्वाधिक संख्या में जो लोग बोलते हैं वो हिंदी बोलते थे, इसलिए हिंदी को अंग्रेजों ने आधार बनाया, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अंग्रेजों ने जो आधार बनाया और उसके लिए कुछ कुछ अंग्रेज आए और उन्होंने जो विचार रखा वो आपको जानना जरूरी है, नहीं समझ रहे बात के। और जैसे मेन तो विलियम फोर्ट कॉलेज की जो स्थापना हुई है, वहां से प्रश्न आने की संभावना होती है। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, सिलसिलेवार कुछ कुछ चीजों की चर्चा कर लेते हैं। दूसरा ये होगा कि तीन तरीके से आपको समझना है। एक तो अंग्रेज हिंदी को बहुत समर्थन दिए, जिससे कि यह राष्ट्रभाषा के रूप में परिणत हो गई आहिस्ता आहिस्ता। अब हिंदी उनको कोई ये नहीं था, हिंदी से कोई मोह या हिंदी से कोई लगाव, उनकी मजबूरी थी हिंदी खुद सीखना और बाकी लोगों में ये करना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, जिससे कि उनका काम आसान हो, उनका बिजनेस अच्छे से चले। बात समझ रहे कि नहीं? कंपनी वाले खूब लोगों को अपना स्किल में, विशेष करके आजकल कंपनी वाले अंग्रेजी काफी सिखाते हैं। जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो आपको इंग्लिश पर एक जोर दिया जाता है। एक तो कि आपको इंजीनियरिंग सिखाया जाता है, ठीक है, आप कोई भी, आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी, लेकिन उसमें एक चीज है जो लैंग्वेज, वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी आपको स्पोकन धड़ाधड़ बोलने के लिए सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क किया जाता है। क्योंकि आप मान लीजिए कि चले गए इंडोनेशिया, तो हिंदी नहीं ना बोलिएगा। आप कहीं पर आउट ऑफ आप कंट्री वर्क कर रहे हैं या आउट ऑफ स्टेट ही काम कर रहे हैं दूसरे जगह, तो अलग अलग जगह से लोग आए हैं, वो उनसे आपको कम्युनिकेट करना है और बताना है, तो अंग्रेजी इसलिए काफी जरूरी आज के लिए। तो उसी तरीके से उनको लगता था, किनको, अंग्रेजों को, कि हिंदी जरूरी है, और हिंदी में यदि कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा कहा कि कोई भाषा सीखो, चाहे मत सीखो, यदि भारत में शासन करना है, अंग्रेज वहां से चलते होंगे ना, कुछ अधिकारी लोग यहां पर आते होंगे नौकरी करने के लिए, ऐसे ही चलता था देश, अधिकारी लोग रहते थे, तो वहां पर वो ट्रेनिंग लेते थे अंग्रेज, ये हिंदी का। अच्छा, यहां पर विलियम फोर्ट कॉलेज की जो स्थापना कलकत्ता में करी गई थी, वो भी कहीं ना कहीं हिंदी के बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा इसका जो है सो ये योगदान हुआ। तो एक तो हम लोग बात करेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे हिंदी को बढ़ावा दिया अपने फायदे के लिए, अपनी मजबूरी के लिए। दूसरा हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भारत में ही जो है वो बहुत ऐसे विद्वान हुए या जो समाज सुधारक हुए या जो धर्म सुधारक हुए, आप जो कह सकते हैं, उनका आप ले लीजिए समाज सुधारक, जैसे मान लीजिए आर्य समाज, ब्रह्म समाज। तो ये सब जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि यदि हमको लोगों को एकता के सूत्र में बांधना है और लोगों को यदि व्यापक पैमाने पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दयानंद सरस्वती जो थे, वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। दयानंद सरस्वती संस्कृत में जो है सो भांजते चलते थे पूरे भारत में, उनको समझते कम लोग थे। केशव चंद्र सेन मिले, बोले कि भाई आप जो ये जो संस्कृत में जो बोलते हैं उसके जगह पे हिंदी आप एक बार बोल के देखिए, आपको जो जनाधार है, जो आपके पीछे पीछे लोग भागेंगे वो ज्यादा संख्या में भागेंगे, आपकी बात को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अब विद्वान है तो क्या हुआ, आपकी बात समझेंगे तब तो आपकी विद्वता। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से उन्होंने क्या कर दिया, बदल दिए, वो हिंदी के अंग्रेज ये संस्कृत की जगह पर वो हिंदी बोलना शुरू कर दिया। और सत्यार्थ प्रकाश आपको पता है कि उन्होंने हिंदी में ही लिख डाला। तो कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटने लगी कि तो तीन प्रकार से बात करेंगे। एक तो की बात करेंगे अंग्रेजों का क्या योगदान रहा, दूसरा धर्म सुधारकों का क्या योगदान रहा, और तीसरा जो कांग्रेसी जो नेता रहे या कांग्रेस जो एक अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्था बनी थी, 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ। और उसी समय से जो है वो कांग्रेस लगातार हिंदी के उत्थान के लिए वर्क करने लगी, क्योंकि कांग्रेस की भी मजबूरी थी। कांग्रेस की क्या मजबूरी थी
अच्छा, सबकी अपनी अपनी मजबूरी थी। अंग्रेजों का तो ये प्रॉब्लम था कि उनको पता था कि भारत में बढ़िया से शासन करना है, तो हमारा बात को कोई समझेगा तब ना, तो बढ़िया से कम्युनिकेट करना है तो हिंदी है सबसे जरूरी चीज है। कुछ समझे चाहे ना, हिंदी या तो तनी मनी जरूर सब समझता है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, सब में, बिहार में, सब में। बिहार में भले मगही भोजपुरी बोलेगा, लेकिन हिंदी बोलोगे तो समझेगा हर जगह। तो इसलिए अंग्रेजों की मजबूरी थी। दूसरा, धर्म सुधारकों की यह मजबूरी थी कि वो अपना जो उनका विचार था वो पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहते थे। तो कौन कौन भाषा में वो बोलता, तो उसको सबसे बढ़िया उपाय लगा कि हिंदी में सौंसे प्रचारित करो, तब जाकर के जो है वो हमारी बात को सीख पाएगा, समझ पाएगा। तो धर्म प्रचारकों की मजबूरी। और दूसरा, तीसरा, कांग्रेसों की मजबूरी। कांग्रेस को यह था कि हमको पूरे देश में अपना जो है वो छाप छोड़ना है, उसके लिए पूरे देश में एक अपना जनाधार तैयार करना है। तो जनाधार तब तैयार होगा जब लोग आपकी बात को समझेंगे। मोदी को इतना समर्थन क्यों मिला पता है? यदि मोदी, आप कल्पना करिए कि वो गुजरात में गुजराती बोलते, तो इसमें से आप में से बहुत लोग होंगे जो मोदी को वोट दिए होंगे, ठीक है, मोदी को वोट दिए होंगे, कई लोग नहीं भी दिए होंगे। तो जो वोट दिए होंगे वो आप कल्पना करिए कि आप मोदी जी की तरफ जो है आप क्यों आकर्षित हुए। कहीं ना कहीं उनकी जो भाषा शैली है, वो जो हिंदी जो तगड़ा बोलते हैं है गुजराती, और हिंदी जितना जबरदस्त बोलते हैं, हिला देते हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी भाषा से एक आत्मीयता आता है, और आदमी क्या होता है कि भावनात्मक लगाव बढ़ने लगता है और उसकी बात को बड़ा अच्छे से महसूस कर पाता है। तो भाषा संवेदना का चीज है ना, तो उस भाषा से संवाद ही नहीं, संवेदना भी होता है, तो उससे हम लोग कनेक्ट होते हैं। तो तीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, फिर से समझ लीजिए। एक कि अंग्रेजों ने क्या क्या किया, दूसरा दूसरा धर्म सुधारकों ने क्या क्या किया, और तीसरा कांग्रेसियों ने क्या क्या किया। इसके बाद कुछ समितियों का या कुछ संगठनों का चर्चा कर लेंगे कि उस समय जो है वो 1800 से लेकर के 1847 तक या 1960-65 तक कुछ कुछ संस्थाएं बनी हैं, का गठन हुआ है, जिससे कि हिंदी का प्रचार प्रसार काफी हुआ। तो स्वतंत्रता संघर्ष या आंदोलन के दौरान हिंदी कैसे एक साधारण भाषा से राष्ट्रभाषा का दर्जा कैसे प्राप्त कर ली। अरे तिरंगा राष्ट्र ध्वज हो गया ना, राष्ट्रगान जन गण मन हो गया ना, तो उसका भी एक इतिहास है। नहीं समझ रहे हैं? मजाक के मजाक हो गया, जन गण मन हो गया, तिरंगा ऐसे ही उसको झंडा बना दिया। अरे झंडा का एक इतिहास होता है। उसी प्रकार से राष्ट्रभाषा का भी एक हिस्ट्री है, उसको बनने में अचानक से नहीं बन गया। बहुत लोग इसमें मदद किए, बहुत लोगों का यह मानना रहा, गांधी जी का इसमें बहुत ज्यादा योगदान रहा। गांधी जी को ये हमेशा से गांधी जी मानते थे कि यदि हिंदी ये कोई यदि लोग नहीं अपनाएंगे, यदि भारत को विकास चाहिए, भारत को तरक्की चाहिए, भारत को एकता अखंडता के सूत्र में बांधना है, तो हिंदी ही वह भाषा है जिससे कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, नेहरू जी हो, नेहरू रिपोर्ट हो, किसी भी प्रकार से वर्धा सम्मेलन हो, कानपुर का हो, इंदौर का हो, सब में जो है तो क्या किया गया कि हिंदी का समर्थन किया गया। दक्षिण भारत में हिंदी का समर्थन किया गया। दक्षिण भारत में 6 लोगों को भेजा गया, 6 लोग वहां से आते थे, 6 लोग यहां से जाते थे। उत्तर भारत से हिंदी बेल्ट वाले जो थे, उत्तर भारत वाले, दक्षिण भारत में जाकर के हिंदी सिखाते थे 6 लोग हर बार। और 6 लोग आते थे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, वो अपनी भाषा के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो है बहुत प्रयास किया गया है, तब जाकर के हुआ है, ऐसी नहीं है। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे परिणत हुई है। 3 तरीके से हम लोग बात करेंगे। पहला जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि इसमें अंग्रेजों का क्या योगदान रहा। अंग्रेजों का क्या योगदान रहा। दूसरा हम लोग बात कर लेंगे कि धर्म सुधारकों का क्या योगदान रहा। धर्म सुधारकों का योगदान। तो अंग्रेजों का योगदान हो गया, धर्म सुधारकों का योगदान हो गया, और एक और जिसको कि हम लोग बोलेंगे कांग्रेस का योगदान। तो तीनों का योगदान हम लोग जो है वो देखेंगे।
सबका अपना अपना था, लेकिन सबको ये पता था कि बिना हिंदी के जो है वो काम नहीं चलने वाला है, बिना हिंदी का जो है काम नहीं चलने वाला है, ये कहीं ना कहीं सबको पता था। ये बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे कि अंग्रेजों का जो है वो क्या योगदान इसमें रहा, अंग्रेजों का क्या योगदान रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही बात है कि विलियम फोर्ट कॉलेज का जो है, फोर्ट विलियम कॉलेज का जो है, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। तो विलियम फोर्ट जो कॉलेज है उसका क्या योगदान रहा, तो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना हुई थी और उसका जबरदस्त योगदान रहा। ठीक है, उसका भयंकर। तो विलियम फोर्ट कॉलेज, सबसे पहले तो एक हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा जिसका नाम रहेगा विलियम फोर्ट कॉलेज, विलियम फोर्ट कॉलेज या फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, फिर ये कब की बात है, तो विलियम फोर्ट कॉलेज जो है वो 1800 ईस्वी कहां हुआ, तो सर कलकत्ता में, कलकत्ता में इसकी स्थापना करी गई। और फिर फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 ईस्वी में जो है वो ये क्या हो गया कि इसका स्थापना हुआ, और तब से जो है अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेज जो थे इसके माध्यम से, फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से जो है वो बहुत बेहतरीन योगदान जो है वो हिंदी को एक आगे बढ़ाने में देना शुरू किए। या इसमें एक गिलक्राइस्ट जो है, गिलक्राइस्ट जो है वो व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे फिर फोर्ट विलियम कॉलेज के, जिन्होंने हिंदी की तरक्की के लिए बहुत योगदान दिया, गिलक्राइस्ट महोदय ने। तो गिलक्राइस्ट आप याद रखिएगा किससे जुड़े हुए थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से। गिलक्राइस्ट किससे जुड़े हुए थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से। गिलक्राइस्ट किससे जुड़े हुए थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से। गिलक्राइस्ट किससे जुड़े हुए थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से। ठीक है, तो गिलक्राइस्ट का बहुत ज्यादा इसमें योगदान रहा और उन्होंने जो है हिंदी को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो एक नाम लिख दे रहा हूं, व्यक्ति का नाम रहेगा गिलक्राइस्ट। क्या नाम रहेगा सर, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट जो है वो क्या किया था कि 1803 में जो है ओ क्या किया था कि एक ओरिएंटल सेरेमनी स्थापित किया था जिसमें हिंदी प्लस उर्दू का जो है अलग अलग गद्य विभाग स्थापना किया था, गद्य विभाग। ठीक है, ये गिलक्राइस्ट की बात है। तो हिंदी प्लस उर्दू के लिए अलग अलग गद्य विभाग जो है गिलक्राइस्ट के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज में ही क्या किया गया, स्थापित किया गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट के द्वारा जो है वो अलग अलग हिंदी के लिए और उर्दू के लिए अलग अलग गद्य, तो वहां से ही हिंदी का थोड़ा सा जो है वो माना जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा एक काम किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज में एक विभाग की स्थापना किया गया, किसके द्वारा, गिलक्राइस्ट के द्वारा। कब किया गया था, 1803 में। ये क्या किया गया था, एक अलग विभाग की स्थापना करी गई थी, अलग विभाग की क्या हो गई थी स्थापना, किसके द्वारा, तो गिलक्राइस्ट के द्वारा। 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 ये आप जरूर याद रखिएगा। दूसरा बात, आप दो विद्वानों का नाम याद रखते होंगे, जैसे लल्लू लाल और सदल मिश्रा, इनका तो नाम आपको पता ही होगा। तो लल्लू लाल और सदल मिश्रा जो थे यहीं के प्रोडक्ट थे, पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं। लल्लू लाल प्लस सदल मिश्र जो थे वो यहीं के प्रोडक्ट थे। तो दो और एक व्यक्ति जो है लल्लू लाल प्लस सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज के संरक्षण में ही आगे बढ़े और हिंदी को बहुत आगे तक ले गए। ठीक है, तो लल्लू लाल और
और सदल मिश्र। लल्लूलाल और सदल मिश्र कहां से ये संबंधित थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोडक्ट थे। कौन कौन? लल्लूलाल और सदल मिश्र। लल्लूलाल और सदल मिश्र कहां के थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के। लल्लूलाल और सदल मिश्र जो थे वो कहां के थे? तो लल्लूलाल की रचना आपको पता ही होगा। लल्लूलाल की जो रचना थी प्रेम सागर, आपको पता है। तो लल्लूलाल की जो रचना हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तो यहां पर दो विद्वानों का नाम लेना चाहूंगा। लल्लूलाल ने क्या रचा था? प्रेम सागर। प्रेम सागर। और इसके अलावा जो है सदल सदल मिश्र जो थे, सदल मिश्र जो थे उन्होंने उन्होंने नासी नासिकेतो नासिकेतो केतो पाख्यान, इसकी रचना इन्होंने किया था। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान किया था और लल्लूलाल ने प्रेम सागर। तो यहां पर देखिए लल्लूलाल का प्रेम सागर और इनका जो है वो नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान। तो ये दो जो लोग थे लल्लूलाल और सदल मिश्र, ये दोनों कहां से जुड़े हुए थे? तो लल्लूलाल और सदल मिश्र ये दोनों जो जुड़े हुए थे वो आपको फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोडक्ट थे। तो सबसे पहला अंग्रेजों ने योगदान दिया, दूसरा धर्म सुधारकों ने योगदान दिया, तीसरा कांग्रेसियों ने योगदान दिया। तो जो अंग्रेजों ने योगदान दिया उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो इंपोर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि बिना, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी ना जो ये कर रही थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, बाद में सत्ता पर काबिज हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना करी गई 1800 में कलकत्ता में। कलकत्ता ही उनका मेन, बंगाल में ही तो शासन कर रहे थे। तो कलकत्ता में जो है, तो ये सवाल पहला ये कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी? कलकत्ता में। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। गिलक्राइस्ट का संबंध किससे है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से। गिलक्राइस्ट ने 1803 में काउची किया। तो गद्य विभाग का विशेष करके जो है सो ये किया, हिंदी और उर्दू के लिए अलग अलग विभाग के स्थापित किया। लल्लूलाल और सदल मिश्र कहां से जुड़े हुए थे? तो लल्लूलाल और सदल मिश्र जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोडक्ट थे। लल्लूलाल ने जो है वो प्रेम सागर, और जबकि सदल मिश्र ने जो है नासिकेतोपाख्यान की रचना करके, नासिकेतोपाख्यान की रचना करके और हिंदी खड़ी जो बोली है या जो हिंदी जो भाषा है उसको बड़ा आगे बढ़ाने का काम किया। तो दो रचना इंपोर्टेंट है। सदल मिश्रा का जो है नासिकेतोपाख्यान और लल्लूलाल का जो है वो प्रेम सागर, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट आपके लिए है, ये इंपोर्टेंट आपके लिए है कि लल्लूलाल और सदल मिश्र का आप योगदान याद रखें। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो हो गई। इसके बाद इसी बीच ईसाई जो मिशनरी थे, जो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, तो उनको अंग्रेजी आती थी ईसाई मिशनरियों को। तो लोग सोचते थे कि अब कैसे किया जाए, अंग्रेजी में तो काम होगा नहीं, यहां कैसे प्रचार करेंगे लोगों भारत में आकर के। तो वो हिंदी जो है सीखना शुरू किए और हिंदी सिखाना भी शुरू किए। तो हिंदी जो है सीखने सिखाने का काम जो है वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद यदि कोई दूसरा, यदि तगड़ा कोई संस्था है या कोई चीज है तो है ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी जो है वो तरह तरह से हिंदी में अपना योगदान दिए। उनकी मजबूरी थी कि उनको धर्म का प्रचार करना था, हिंदी के बिना काम बनता नहीं। तो ईसाई मिशनरियों का योगदान भी हो जाएगा। तो दूसरा जो बात हम हरियर से लिख दे रहे हैं वो हो जाएगा ईसाई मिशनरियों का योगदान। ईसाई प्रचारकों का योगदान, ठीक है। ईसाई ये प्रचारकों का योगदान, ठीक है। ईसाई जो मिशनरी थे उनका सबसे बड़ा योगदान रहा स्कूल बुक सोसाइटी। ये एक संस्था थी स्कूल बुक सोसाइटी, और इसको इन्होंने स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी, तो ये संस्था के माध्यम से जो है वो इन्होंने क्या करना शुरू किया कि
ईसाई धर्म का प्रचार हिंदी माध्यम में करना शुरू किया। किसके माध्यम से? ईसाई जो थे स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी के माध्यम से जो है ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी का स्थापना किया ईसाई मिशनरी, और उसके माध्यम से हिंदी में प्रचार करना शुरू किए, हिंदी भाषा को आधार बनाए। तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी का जो गठन किया गया वह भी है कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को बढ़ावा देने वाला था। ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की जो स्थापना की गई यह भी एक महत्वपूर्ण था। दूसरा एक विलियम केरे थे, विलियम केरे, के और एक केरे, विलियम केरे भी जो थे उन्होंने क्या किया कि जितने भी ईसाई ग्रंथ थे उसको उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करवाना शुरू किया। वो भी ईसाई थे, ईसाई धर्म का प्रचारक थे और वो पादरी थे, चर्च के हेड थे विलियम केरे। तो स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी या ईसाई मिशनरियों के अंतर्गत विलियम केरे नामक पादरी का भी नाम आता है। विलियम केरे ने क्या करा, जितने भी ईसाई ग्रंथ थे उसको हिंदी में, भैया ईसाई जो धर्म ग्रंथ थे वो अंग्रेजी में थे, तो अंग्रेजी वाला यहां के आदमी के कैसे बुझाएगा, तो हिंदी में ट्रांसलेट मजबूरी में करवाया कि हिंदी में जानेगा तो हम लोग को अपनाएगा, ईसाई धर्म बढ़ जाएगा। अब ईसाई धर्म के बढ़ाने के चक्कर में, चक्कर ये नहीं था कि हिंदी को बढ़ाना है, चक्कर ये था कि ईसाई धर्म को बढ़ाना है। ईसाई धर्म को बढ़ाते बढ़ाते हिंदी को बढ़ा दिया। नहीं बात बुझ रहे हैं, बात नहीं बुझ रहे हैं। तो विलियम केरे या स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी का योगदान बहुत ज्यादा है। ये किसमें, तो ये जो ईसाई मिशनरीज आते थे उसमें। सबसे पहले तो आप फोर्ट विलियम समझ गए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी कलकत्ता में, और उसके तहत जो है गिलक्राइस्ट का बहुत योगदान हुआ, क्योंकि इसने क्या किया था कि गद्य भाषा उर्दू और हिंदी के लिए अलग अलग विभाग स्थापित कर दिया था 1803 में। इसके बाद आपने देखा लल्लूलाल और सदल मिश्र का, तो इन्होंने भी अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया। इसी तरीके से हम लोग स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी और विलियम केरे की बात कर लेंगे। थोड़ा सा स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी का नाम लिख देता हूं। तो स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी और विलियम केरे, विलियम केरे जो थे, वी मने विलियम, केरे मने केरे, विलियम केरे जो थे, इन्होंने क्या किया कि ईसाई धर्म की जितनी भी किताबें थी, ईसाई धर्म के ऊपर जितनी भी किताबें थी, धर्म की जो किताबें थी उसका इन्होंने क्या करना शुरू किया, पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करवाना शुरू कर दिया। ये बहुत फायदा किया, हिंदी का इससे बहुत तरक्की हुआ। दूसरा जो था वो स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी जो है इसकी स्थापना हो गई ईसाई पादरियों के द्वारा। स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी या स्कूल बुक सोसाइटी भी कहा जाता है। तो स्कूल बुक सोसाइटी जो था ये आपको जाकर के 1833 में आया था और इसकी स्थापना आगरा में हुई थी। तो स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी जो था, स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी इसका बहुत योगदान रहा। तो स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी आप जरूर याद रखिएगा, स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी और विलियम केरे, दो विलियम केरे क्या कर रहे थे, तो विलियम केरे जो है आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति या जो पादरी थे या कोई भी व्यक्ति जिन्होंने हिंदी ईसाई धर्म की पुस्तकों को हिंदी में अनुवाद करा रहे थे, तो विलियम केरे थे। स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी का गठन कब हुआ था? 1833 में। कहां हुआ था? आगरा में हुआ था। ये क्या योगदान दिया? तो ये दिया कि ईसाई धर्म के प्रचार के चक्कर में हिंदी को बहुत बढ़ावा दे दिया। कौन? स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी, स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी, स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी, स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यहां समझ गए। एक मेटाकॉफ विचारक था, मेटाकॉफ अंग्रेज था। मेटाकॉफ गिलक्राइस्ट का स्टूडेंट था। तो ये जो गिलक्राइस्ट साहब जो आप देख रहे थे, ये जो गिलक्राइस्ट साहब जो देखे हैं, ये गिलक्राइस्ट साहब का स्टूडेंट था मेटाकॉफ। तो गिलक्राइस्ट ने मेटाकॉफ को कहा कि देखो बाबू, तुमको यदि भारत में बहुत बढ़िया तरीके से यदि शासन करना है या वहां बहुत ज्यादा तरक्की करना है, तो एक चीज तुमको आना चाहिए। वो कहा है हिंदी। अब पंजाब में गए, कपड़ा फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो उसको पंजाबी आ गया तो ज्यादा बढ़िया है ना। उड़ीसा में उड़िया आना चाहिए ना, समझ रहे कि नहीं।
और भी यदि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए ना, तब तो होगा। तो उसी तरीके से जो अंग्रेजी का क्रेज था, वही जो है वो गिलक्राइस्ट के लिए हिंदी का क्रेज था। तो हिंदी गिलक्राइस्ट बहुत अच्छे से सीखा था और अपने स्टूडेंट मेटाकॉफ को हिंदी बहुत तगड़ा सिखाया था। और बोलता है मेटाकॉफ को कि बेटा ऐसा है कि यदि भारत में डंका बजाना है तो तुम हिंदी सीखना। अब मेटाकॉफ जब भारत में शासन करने लगा और अधिकारी बना, तो मेटाकॉफ गिलक्राइस्ट को एक पत्र लिखता है। वो पत्र वायरल हो गया। उस पत्र में लिखा था कि गुरुजी, आपने जो कहा था कि हमको भारत में हिंदी सीखनी चाहिए, आपने जो सिखाया था, तो आपके द्वारा जो भाषा सिखाई गई थी वह भाषा हमको भारत में जगह जगह पर काम आ रही है। ठीक है, इसलिए इस भाषा को सीखना अत्यंत जरूरी है कि हर अधिकारी के लिए, यदि यहां हम लोगों को शासन करना है तो अंग्रेज हिंदी सीखना शुरू किए, तो ऑब्वियसली वो हिंदी का धीरे धीरे विकास शुरू हो गया। तो मेटाकॉफ किसका शिष्य था? गिलक्राइस्ट का। वो क्या करता है? तो हिंदी के विकास में अपना योगदान देता है। गिलक्राइस्ट को लेटर लिखता है कि सर, आपने जो कहा था, जिस विषय को भाषा को सीखने के लिए आपने जो सिखाया था, वो हमको यहाँ बहुत काम आ रहा है हिंदुस्तान में। उन लोग अंग्रेज था ना, अंग्रेजी जानता था ना, तो ये उन लोगों के लिए कंफ्यूजन था कि फारसी सीखना है कि अरबी सीखना है कि बंगाली सीखना है कि गुजराती सीखना है कि मराठी सीखना है कि तेलुगु सीखना है कि कन्नड़ सीखना है। वो कंफ्यूजन था। वो हिंदी अभी के जैसी भाषा उस समय नहीं थी, लेकिन उसमें हिंदी, गिलक्राइस्ट होशियार था। गिलक्राइस्ट हिंदी अपने सीखा, अपने स्टूडेंट मेटाकॉफ को सिखाया। मेटाकॉफ भी जो है वो पूरा प्रचार किया हिंदी का जबरदस्त। तो एक मेटाकॉफ की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे सर? मेटाकॉफ। एक हम लोग गिलक्राइस्ट की बात किए, दूसरा हम लोग विलियम केरी की बात किए। ठीक है, तीसरा जो व्यक्ति आ जाएगा वो आ जाएगा सर मेटाकॉफ। तो इसका हम लाले से लिख देते, गड़बड़ाएगा नहीं तो। मेटकॉफ का योगदान, सिर्फ मेटाकॉफ लिख देता हूं, योगदान क्या लिखना है। तो इन्होंने क्या किया? ये किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे गिलक्राइस्ट के। 1806 में इन्होंने एक गिलक्राइस्ट को चिट्ठी लिखा। 1806 में गिलक्राइस्ट को एक चिट्ठी लिखा था। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये पढ़ाने का चीज है। 1806 में इन्होंने क्या किया कि अपने एक शिक्षक को, अपने शिक्षक, ये बात पॉपुलर है और बहुत लोग इस बात को जानते हैं, शिक्षक, इसको गिलक्राइस्ट को चिट्ठी लिखा। ठीक है, और उसमें यह बताया कि हम कलकत्ता से लेकर के जो है और लाहौर तक सिर्फ जो है वो देख रहे हैं कि हिंदी है। उसमें इसने बताया कि कलकत्ता से लाहौर तक प्लस कुमाऊं उत्तराखंड में है, कुमाऊं की पहाड़ी, कल ही बता रहे थे, कुमाऊं से नर्मदा तक हिंदुस्तानी लैंग्वेज का बोलबाला है, हिंदुस्तानी लैंग्वेज का बोलबाला है। तो मेटाकॉफ ये क्या कहा? अपने टीचर गिलक्राइस्ट से कहा कि जानते हैं सर, कलकत्ता से लेकर के, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता से लेकर के और आप चले जाइए पाकिस्तान के लाहौर तक, माने कलकत्ता हो गया पूरब में और पाकिस्तान का लाहौर हो गया पश्चिम में। अब उस समय गुजराती तक नहीं जाना था, क्योंकि उस समय लाहौर भी भारत का अंग था। तो कहा जानते हैं सर, कलकत्ता से लाहौर तक चले जाइए और उत्तराखंड, वहां पहाड़ से लेकर के हिमालय के क्षेत्र, कुमाऊं से लेकर के और नर्मदा नदी तक चले जाइए, मध्य प्रदेश का निचला बॉर्डर। इसके बाद नर्मदा के बाद दक्षिण भारत शुरू हो जाता है। तो मतलब कि यहां पूरा जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक और पूरा उत्तर भारत में जो है हिंदी जबरदस्त बोली जाती है। नर्मदा के नीचे थोड़ा हिंदी समझने में दिक्कत है। ये कौन? मेटाकॉफ भी स्वीकार करता है। किसने स्वीकार किया था कि दक्षिण भारत में हिंदी जो है उतने लोग नहीं समझते हैं? किसने कहा कि कलकत्ता से लाहौर तक हिंदी आप धड़ाधड़ बोलिए, समझिए, और हिमालय से लेकर के, माने कुमाऊं से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के और नर्मदा तक आप हिंदी धड़ाधड़ समझिए, बोलिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत काम आता है यहां शासन करने में। तो ये मेटाकॉफ कहा था, और ये इसकी बात याद रखिएगा कि किसने कहा? गिलक्राइस्ट का स्टूडेंट कौन था? मेटाकॉफ था। 1806 में लेटर लिखा था और ये कहा कि कलकत्ता से लेकर के लाहौर तक और कुमाऊं से लेकर के तक हिंदी लोग जानने वाले हैं।
ठीक है, ये एक तथ्य हो गया। ये बात समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। एक और व्यक्ति का नाम मैं लिख दे रहा हूं जिसका नाम है रोबोक या रोबक, टॉमस रोबक। ये भी हिंदी पर बहुत बल देता था। टॉमस रोबक जो था वो 1907 ईस्वी की घटना है, और इसने कहा 1907 में टॉमस रोबक जो है वो सब लोगों को कहा कि देखिए भैया, यदि आपको इंडिया में शासन करना है, इंडिया में रहना है, तो आपको फारसी, उर्दू या किसी अन्य अरबी आदि भाषा की, या अंग्रेजी आदि भाषा को त्यागिए, छोड़िए, और हिंदुस्तानी या हिंदी भाषा सीखिए। तो किसने कहा कि उर्दू, फारसी, अरबी या अंग्रेजी के जगह पर जो है भारत में जो भी इंग्लैंड वासी जा रहे हैं उनको हिंदी सीखना चाहिए? तो ये रोबक सीखा था। कौन? रोबक। ठीक है, रोबोक या रोबक, ये रोबोक जीत, समझ बात करना। तो ये किसने कहा था? तो ये भाई साहब कहा था, रोबक ने कहा 1907 में कहा कि जो इंडिया जाने वाले लोग हैं, इंडिया जाएं, उन्हें इंग्लिश या फ्रेंच या अन्य भाषा नहीं, बल्कि क्या सीखना चाहिए? हिंदी सीखना चाहिए। हिंदी सीखे। कौची सीखे? हिंदी सीखे। तो किसने कहा कि जो इंडिया जाना चाहिए, जो इंडिया जाएगा उसको इंग्लिश, अरबी, फारसी या फ्रेंच न सीख करके उनको क्या सीखना चाहिए? तो उनको हिंदी सीखना चाहिए। ये टॉमस रोबक ने कहा। किसने कहा? टॉमस रोबक ने कहा। टॉमस रोबक ने कहा। ये जो है वो टॉमस रोबक ने कहा। ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। टॉमस रोबक के बाद जो है आपने देखा, टॉमस रोबक को भी देखा, मेटाकॉफ को भी देखा, गिलक्राइस्ट को भी देखा, ठीक है। तो लगभग सब एक ही टाइप की बात करते हैं। एक आपको विलियम कैरी भी थे, विलियम कैरी। तो विलियम कैरी ने कहा कि ये किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है हिंदी, बल्कि पूरे संपूर्ण देश की भाषा है। तो ये भी एक स्टेटमेंट आपको थोड़ा याद करना होगा, रट लेना होगा कि किसने कहा। तो विलियम कैरी ने कहा कि हिंदी कोई एकाध प्रदेश की भाषा है, संपूर्ण देश की भाषा है। तो विलियम कैरी भी इस पर बहुत बल देता था। तो विलियम कैरी का भी नाम आता है, तो ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, विलियम कैरी। विलियम कैरी। विलियम कैरी क्या कहा कि हिंदी जो है कोई मजाक नहीं है। ये कहता है कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है। ओहो, हिंदी किसी एक प्रदेश की नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की भाषा है। ये किसने कहा था? तो ये जो है ये विलियम कैरी ने कहा था। किसने कहा था? विलियम कैरी ने कहा था। विलियम कैरी क्या कहा कि एक जगह की भाषा नहीं है, एक प्रदेश की भाषा नहीं है, बल्कि पूरे भारत की भाषा। ये विलियम कैरी का कहना था, ठीक है। एक कार्ल ब्रूक था। कार्ल ब्रूक कहता है कि हिंदी जो है आप यदि सीख लिए हैं तो मजाक नहीं है। हिंदी, कार्ल ब्रूक कहता है कि आप हिंदी यदि सीख लिए हैं तो मजाक नहीं है। एक जगह आपको ये काम नहीं आएगा। मतलब आप गांव चले जाइए, शहर चले जाइए, पढ़ा लिखा, अनपढ़, सभी प्रकार के लोग जो हैं वो हिंदी समझते बोलते हैं। तो किसने कहा कि पढ़े हो चाहे अनपढ़ हो, शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सारे लोग हिंदी समझते बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा का अंतर है, और जो मेन बात है वो हम आपको लिख रहे हैं। कहां और भी है लंबा चौड़ा, लेकिन एकदम मेन जो निचोड़ है वो हम आपको बता दे रहे हैं, और इतने आपको बस याद रखना है। नहीं समझ बात के? किसने कहा कि गांव में जाइए या शहर में जाइए, पढ़ा लिखा के साथ चाहे अनपढ़ के साथ आप बात करिए, हिंदी कहीं ना कहीं लोग पूरे भारत में समझते हैं। और ये कार्ल ब्रूक का कहना था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जो है वो कार्ल ब्रूक जो है वो ये कहता है। कार्ल ब्रूक जो है, कार्ल ब्रूक या कोल ब्रूक भी हो सकता है। तो कार्ल ब्रूक जो है वो कहता है कि पूरे भारत में, जो है कहता है कि पूरे भारत में चलिए, ठीक है, चाहे वो पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, कहता है कि प्लस गांव का हो या शहर का हो, सभी लोग जो हैं वो हिंदी सीखते हैं। क्या करते हैं?
हिंदी सीखते हैं, समझते हैं, हिंदी सीखते नहीं, हिंदी समझते हैं। हिंदी जो है वो समझते हैं, हिंदी समझते। तो किसने कहा कि गांव में हो चाहे शहर में हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सारे लोग हिंदी समझते हैं। किसने कहा? तो ये कहा था कार्ल ब्रूक ने। किसने कहा था? कार्ल ब्रूक ने। किसने कहा था? कार्ल ब्रूक ने। बात समझ रहे हैं? कार्ल ब्रूक ने ये कहा कि सारे लोग हिंदी जो है वो समझते हैं। एक गियर्सन का और एक स्टेटमेंट जो है वो कहा जाता है, गियर्सन जो है इसको जो है वो महान महाभाषा, हिंदी को जो है वो महाभाषा कह दिया था। तो किसने हिंदी को कोई अंग्रेज था जिसने हिंदी को महाभाषा कहा था, तो ये आप कह सकते हैं कि गियर्सन। उसने ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका कहा था, हिंदी को ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका कहा था। ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका किसने कहा था? गियर्सन ने कहा था। तो गियर्सन ने क्या कहा था? ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका। तो हिंदी को किसने ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका, कौन अंग्रेज था जिसने हिंदी को ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका कहा था? तो हिंदी को ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका किसने कहा था? गियर्सन ने कहा था। हिंदी को ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका किसने कहा था? तो ये गियर्सन ने कहा था। हिंदी को ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका किसने कहा था? गियर्सन ने कहा था। ग से ग्रेट, ग से गियर्सन, आप टिक लगा के आ जाइएगा। ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका मतलब महान, महान भाषा जो है सो। तो ये ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका जो है गियर्सन ने कहा था। तो एक गियर्सन का भी नाम आता है, हो जाएगा गियर्सन। गियर्सन महोदय ने हिंदी को जो है वो कहा ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका। कौची कहा सर? हिंदी को कहा कि हिंदी बराबर मजाक नहीं, हिंदी बराबर जो है हो जाएगा GREAT, ग्रेट, LINGUA लिंगुआ, FRANCA फ्रैंका कहा है। कहा है तो किसने हिंदी को ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका कहा है? तो हिंदी को ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका गियर्सन ने कहा है। ग से गियर्सन और ग से ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका, ये किसने कहा है? गियर्सन ने कहा। ये कुछ अंग्रेजों का जो है, ये जो जिन्होंने योगदान दिया है जाने अनजाने में हिंदी को लेकर के, ये थोड़ा सा हम लोग जो है वो बात अभी कर रहे थे। हिंदी को लेकर के जो इन्होंने जो जाने अनजाने में जो योगदान दिया है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। अभी हम लोग कुछ ये आपको याद करने वाला चीज है, आपको ये याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। इसको आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, ठीक है? याद जरूरी है, इतना इतना कम से कम आपको याद रखना है। इतना यदि आप याद रखेंगे तो जरूर आपका जो है बहुत हद तक काम आसान हो जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, गाइड फाइड में बहुत उटपटांग चीजें दी हुई है, बहुत गलत और बहुत गलत डायरेक्शन में। कहना क्या है तो कह का दिया है, ठीक है? तो इसलिए उसमें लिखना क्या था तो लिख क्या दिया है। बहुत सारा हम कभी कभी देखते हैं पुस्तक दुकानों में, गाइड वाइड देखते रहते हैं, बैठे रहते, तो उटपटांग चीजें, जो चीज नहीं, कहीं से कुछ उठा करके उधर के डाल दिया, कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर दिया। पढ़ना का है तो का पढ़ा दिया, समझ के। यहां पर ये बात कर रहा है कि स्वतंत्रता का जब आंदोलन चल रहा था तो कुछ जो लोग थे, कुछ जो ग्रुप था योगदान दे रहा था। तो अंग्रेजी खेमा भी योगदान दे रहा था, धर्म सुधारक भी योगदान दे रहे थे, और तीसरा की जो कांग्रेस जो संस्था थी वहां उसमें जो लोग थे, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोग, उन लोगों का क्या योगदान रहा उसकी भी चर्चा है। बात के तो ये तीन टाइप से हम लोग इसको बांटे हैं। अंग्रेजों का योगदान आप देख लिए, विलियम फोर्ट कॉलेज से शुरू किए, एकाध से एकाध, चाहे वो गियर्सन की बात हो, चाहे मेटाकॉफ की बात हो, चाहे कार्ल ब्रूक की बात हो, सबका तो कहीं ना कहीं विलियम कैरे की बात हो, सबकी बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं धर्म सुधारकों का योगदान कैसे कैसे हुआ। तो धर्म सुधारक में जो है सबसे पहले आ जाएगा ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे जो बताएगा उसको चरनिया चॉकलेट खिलाएंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये इसलिए जानना जरूरी है कि आपको इन्हीं सभाओं ने, इन्हीं संस्थाओं ने, इन्हीं समाजों ने, इन्हीं ग्रुपों ने क्या किया है कि हिंदी को अपना आधार बनाया संप्रेषण के लिए, कनेक्शन के लिए, देश में जोड़ने के लिए। उनको समाज में सुधार करना था। तो किसी को अंग्रेजी में जाके बोलेंगे तो मारेगा जो है सो। सती प्रथा का अंत करना था तो हिंदी में ना होगा भाई, जाके समझाओगे हिंदी में तब ना समझेगा। एक तो कि इतना घनचक्कर चीज था।
और ये सारी चीजें माइंड में इतनी बैठी हुई होती हैं गंदगी कि उसको यदि आपको सुधारना है तो बढ़िया भाषा नहीं प्रयुक्त करिए तो प्राण ले लेगा जो है सो। नहीं समझ बात के। तो समाज सुधारकों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि एक ऐसी भाषा हो जो जनमानस की भाषा हो और सारे लोग समझते हो और सारे लोग उसको भावनाओं से अटैच हो उस भाषा से, क्योंकि भावनाओं को जगाना था। समाज सुधार मैंने मजाक चीज नहीं, भावनाओं को अंदर अंदर की चीजों को जगाना, उसके लिए हिंदी ही महत्वपूर्ण है। हिंदी नहीं आती है तो गए काम से। तो ब्रह्म समाज जो है वो हिंदी को आधार बनाया। तो सबसे पहला जो है वो 1928 में ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है, तो ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये जरूर आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? ओह रे भाई नहीं समझ रहे। तो कब ये हुआ था सर? तो लाले में लिख दे, कौन में लिख दे, लाल में नहीं लिख, दूसरा कलम से लिखते हैं। कब हुआ था सर? तो करिया से लिख देते 1928 में। 1928 में क्या स्थापना किया था सर? तो राजा राम मोहन राय की स्थापना किया था सर। तो राजा राम मोहन राय क्या नाम था सर इनका? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? राजा राम मोहन राय जो 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, उसमें आपको बाकी लफड़ा से नहीं मतलब है कि इसमें क्या हो रहा था। आपको सिर्फ इतना जानना है कि राजा राम मोहन राय यानी ब्रह्म समाज जो स्थापना किए थे, उनका मूल कॉन्सेप्ट क्या था हिंदी को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, देश में बहुत ज्यादा अनेकता है, मतलब कि विषमता है, मतलब कि विविधता है। तो एकता का यदि उपाय का यदि कोई सूत्र है तो वो है हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भी हिंदी को उस समय कहा जाता था। तो किसने कहा कि देश को एकता के सूत्र में सिर्फ हिंदी से बांधा जा सकता है? ये राजा राम मोहन राय ने। एकता का मात्र एक उपाय हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है, ये किसने कहा? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने कहा? तो ही क्या हुआ, एक से हिंदी बढ़वे न करेगा जी। अरे हिंदी, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का संस्थापक, उतना बड़ा आदमी कहता है कि यदि देश में एकता लाना है तो हिंदी में बात करिए, तो कम बड़ी बात बोल रहा है? तो हिंदी इससे नहीं बढ़ेगी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी, उसमें हिंदी को पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा बता दिया गया था। एकता के सूत्र का उपाय बताया गया था, फॉर्मूला बताया गया था। एकता का सूत्र क्या है या उसका उपाय क्या है? हिंदी का प्रचलन या हिंदी का प्रयोग। तो ये किसने बताया था? राजा राम मोहन राय ने। एक लाइन बस मैं यहां पर लिख देता हूं कि भारत की एकता का उपाय जो है, भारत की एकता का उपाय इन्होंने बताया था। भारत की एकता का उपाय हिंदी। क्या है? हिंदी। तो हिंदी जो है वो भारत के एकता का उपाय है। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 1928 ईस्वी के बाद 1967 में कई वर्षों के बाद जो है एक और संस्था आया अस्तित्व में, और उसको हम लोग बोलते हैं ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था, और इसको हम लोग बोल देंगे प्रार्थना समाज, ठीक है? और ये जो है आत्माराम पांडुरंग जो थे वो ये प्रार्थना समाज के द्वारा, ये 1867 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1867 ईस्वी की बात है। इन्होंने क्या किया कि हिंदी को आधार बना करके और अपनी बातों को पूरे देश में प्रचारित करने का प्रयास किया, ठीक है? हिंदी को प्रचार का आधार बनाया था। किसने बनाया था सर? तो प्रार्थना समाज ने 1867 ईस्वी में। तो 1867 में कौन बनाएगा सर? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होगी। लाल से लिख देता हूं, प्रार्थना समाज की स्थापना होगी सर। किसकी स्थापना होगी सर? प्रार्थना समाज की स्थापना होगी। और इन्होंने क्या किया कि क्या ये इसकी स्थापना कौन करेगा? तो आत्माराम पांडुरंग करेंगे। आत्मा
आत्मा, आत्मा रंग, आत्मा पांडुरंग, ठीक है, ये करेंगे। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि हिंदी को प्रचार का बहुत बड़ा साधन बनाया, ठीक है। इसके अलावा कुछ ही सालों के बाद, 1867 के कुछ ही सालों बाद, लगभग 7-8 वर्षों बाद जो है 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती आएंगे। और दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज की स्थापना करेंगे। और दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज की जो स्थापना करेंगे उसके तहत जो है वो हिंदी को वो बहुत भारी आधार बनाएंगे। वो शुरुआत में संस्कृत बोलने में माहिर थे। और ये दयानंद सरस्वती गुजराती थे, ये याद रखिएगा। और ये गुजराती होते हुए वो कहती थी कि हमारी आंखें इस बात के लिए तरस रही हैं। किसने कहा कि हमारी आंखें उस दिन तक के लिए जीवित हैं कि जिस दिन कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, या कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हिंदी को मातृभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा मिल जाएगा, या फिर हिंदी मय हो जाएगा कन्याकुमारी से लेकर के जो है और कश्मीर, उस दिन के लिए जो है वो हमारी आंखें तरस रही है। दयानंद सरस्वती जो पहले खुद संस्कृत में भाषण देना शुरू किए थे, लेकिन वो थे गुजरात के और गुजराती बहुत अच्छा जानते थे, लेकिन हिंदी उनकी बहुत बढ़िया थी भी नहीं, हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते थे, बहुत बढ़िया तगड़ा जानकार हिंदी के नहीं थे। लेकिन बावजूद देखो आज के डेट में जो हिंदी बढ़िया बोलता है वो सक्सेसफुल है। मोदी का एग्जाम्पल और योगी का एग्जाम्पल ले सकते हो। मोदी योगी हिंदी तगड़ा बोल के और ये क्या कर लिए कि बढ़िया जनाधार तैयार कर लिए। बात कम्युनिकेशन की होती है तो हिंदी जरूर आना चाहिए, और हिंदी नहीं आता है तो कम्युनिकेट नहीं आप कर पाएंगे। इन लोगों को आइडिया था, ये होशियार लोग थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में करते हैं। और इन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक जो है वो हम हिंदी को देखना चाहते हैं, इसके लिए हमारी आंखें तरस रही है। ये स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जा सकता है। मत के कब ये संस्था स्थापित हुआ, ये आपके तो इस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है वो कौन कौन चीजें क्या क्या हुई ये मैं चर्चा कर रहा हूं। तो क्या है 1875 में, 1875 कुछ ही वर्षों के बाद, यानी 1867 के कुछ ही वर्षों के बाद आर्य समाज की स्थापना हुई। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा सर? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है। और इन्होंने गुजराती होते हुए भी जो है वो क्या किया, ये गुजराती होते हुए भी जो है, ये कौन थे सर? तो ये गुजराती थे। ये कौची थे सर? ये गुजराती थे। ये कहां के थे सर? ये गुजराती थे। गुजराती होते हुए भी ये कहते थे क्या कहते थे सर? कि मेरी आंखें उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब हिंदी को कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो है प्रयोग में लाया जाएगा। ये इनका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती हैं, लिख देता हूं, जिससे कि जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी कहां जानते हैं कि नहीं? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी तक किस चीज की बात हो? हिंदी की बात हो। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। तो 1875 का ये जो था, ये आपका दयानंद सरस्वती का आर्य समाज का जो स्थापना, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हिंदी के विकास को लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। इसके बाद 1882 ईस्वी में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया। 1882 में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने के बाद जो है इन्होंने ये कहा कि आप पूरे भारतवर्ष में आप घूम करके देख लीजिए, आपको कुछ न कुछ लोग हर प्रदेश में, हर प्रांत में मिलेंगे जो हिंदी बोलते
समझते हैं। अतः जो है भविष्य में आने वाले समय में स्कूली शिक्षा का अनिवार्य जो है वो भाषा के रूप में, स्कूली शिक्षा में अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। तो किसने कहा, किस संस्था ने कहा कि स्कूली शिक्षा में हिंदी को अनिवार्य रूप से जो है सो पढ़ाना चाहिए? ये थियोसोफिकल सोसाइटी ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1882 में। उसकी संस्थापक क्या संस्थापिका कौन थी? एनी बेसेंट। तो 1882 की बात कर रहा हूं, एनी बेसेंट की बात कर रहा हूं, थियोसोफिकल सोसाइटी की बात कर रहा हूं। और थियोसोफिकल सोसाइटी ने क्या करा कि इन्होंने कहा कि आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी प्रांत में चले जाइए, ये कांग्रेस की स्थापना से 3 साल पहले की घटना है। 3 साल के बाद कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है, 1882 में, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो ये बात अलग है। लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी की जहां तक बात होती है तो थियोसोफिकल सोसाइटी 1882 में एनी बेसेंट के द्वारा, और उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घूम लीजिए तो आपको हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। इसलिए जो है हिंदी को ही स्कूली शिक्षा का अनिवार्य विषय के रूप में जो है कर देना चाहिए। यदि विषय की बात करते हो, यदि भाषा की बात करते हो, लैंग्वेज पढ़ाने की, तो हिंदी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ। तो किसने वकालत करा था हिंदी पढ़ाने के लिए स्कूली सब्जेक्ट के रूप में? इन्होंने, एनी बेसेंट ने, जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1882 में। नहीं समझ रहे हैं? ओहो हो। तो इस बात को मैं क्या कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं। 1882 की बात है सर। कब की बात है? 1882। कब की चर्चा है सर? 1882। 1882। क्या नाम रहेगा सर? थियोसोफिकल सोसाइटी। क्या रहेगा सर? थियोसोफिकल, थियोसोफिकल, खाली सो लिख रहा हूं, सो मैंने सोसाइटी। किसके द्वारा रहेगा सर? एनी बेसेंट के द्वारा। कौन कौन मैडम रहेंगी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आप जानते हैं कि एक नंबर की स्वतंत्रता सेनानी थी एनी बेसेंट जो थी। बात बुझ रहे कि नहीं बुझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? इन्होंने क्या कहा सर? इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा कि चूंकि हिंदी पूरे देश में बोली समझी जाने वाली भाषा है, इसलिए स्कूली लैंग्वेज के रूप में बनाओ इसको। किस रूप में बनाओ सर? स्कूली लैंग्वेज के लिए बनाओ। क्या बनाओ सर? स्कूली लैंग्वेज के रूप में। तो ये इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि चूंकि हिंदी हिंदी पूरे देश में, पूरे देश में समझी जाती है, समझी जाती है, इसलिए इसलिए हिंदी को क्या कर दीजिए कि स्कूली शिक्षा में अनिवार्य कर दीजिए। में क्या कर दीजिए? अनिवार्य कर दीजिए। ये एनी बेसेंट का था सर, एनी बेसेंट का था, ये एनी बेसेंट का था। ये किसका था सर? एनी बेसेंट का स्टेटमेंट था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके बाद एक और व्यक्ति का नाम आता है जो किसी संस्था का निर्माण तो नहीं किए थे, लेकिन उनका एक दर्शन था, उसका दर्शन का नाम अरविंदो दर्शन आता है, और ये महर्षि अरविंद थे। महर्षि अरविंद जो थे उन्होंने क्या करा था, बाद में पांडिचेरी चले गए थे और वहां पर जो है वो तपस्या में जुट गए थे। उनको पुलिस पकड़ ली थी, उनको काला पानी की सजाए हो गया था, कैसू करके छूट गए थे। और छूटने के बाद बोले कि हमको जेल में भगवान कृष्ण दिखाई दे दिए हैं, और उसके बाद जो है वो चले गए पांडिचेरी, वो उधर जो है, और वहीं पर तपस्या करने लगे, दाढ़ी बड़ी बढ़ा लिए, मतलब ज्यादा और ज्यादा, मेरे से ज्यादा समझ बात के। और वहीं पर जो है वो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी काफी काम किया महर्षि अरविंदो ने। और अरविंदो ने हिंदी को लेकर के जो है वो अपने दर्शन में हिंदी को बहुत महत्वपूर्ण भाषा का वो दर्जा देते हुए कहा कि हिंदी कामकाज की भाषा होनी चाहिए, और हिंदी से पूरा देश जो है सो एकता के सूत्र में बंधेगा। तो अरविंद दर्शन जो है, तो मैं लगभग कोई ईस्वी तो नहीं है, लेकिन 1910 ईस्वी के बाद इन्होंने अरविंदो दर्शन, ये 1910 ईस्वी के आसपास की घटना है। तो मैं लिख सकता हूं कि 1910 के आसपास, 1910 के आसपास, 1910 लिख दे रहा हूं। और ये एक्यूरेट लेकिन नहीं होगा, ये मोटा मोटी मैं लिख दिया हूं। और ये कौन रहेगा? अरविंद दर्शन, अरविंद दर्शन, अरविंद दर्शन।
ये कौन रहेंगे सर? तो ये महर्षि अरविंदों के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा सर? महर्षि अरविंदों के द्वारा। ठीक है, महर्षि अरविंदों के द्वारा दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि लोगों को मातृभाषा में, लोगों को मातृभाषा में, मातृभाषा के रूप में हिंदी ग्रहण करना चाहिए। तो किसने कहा कि लोगों को मातृभाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करना चाहिए, हिंदी को ही जो है वो मातृभाषा के रूप में ग्रहण करना चाहिए? तो ये जो थे महर्षि अरविंद थे, जो अरविंदो दर्शन में दिए थे 1910 ईस्वी के आसपास। एक्यूरेट डेट का इसका कोई सवाल नहीं है, बहुत सिलसिलेवार हमने बता दिया। हमने आपको 1828 में ब्रह्म समाज से हमने शुरू करा, ब्रह्म समाज से 1828 ब्रह्म समाज, 1867 प्रार्थना समाज, 1875 आर्य समाज, 1882 थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इसके बाद जो है महर्षि अरविंदो का भी कुछ कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हम लोग कुछ कुछ बात करेंगे, वीर सावरकर की बात करेंगे, लोग बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे, अब नेहरू जी की बात करेंगे, तमाम लोगों के द्वारा जो है गांधी जी का बहुत सारा विचार करेंगे, बात करेंगे। अभी तो कांग्रेस की बात करेंगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जब से हुई, तब से हिंदी को प्रचार प्रसार का साधन और माध्यम बना दिया गया। 1885 कांग्रेस की स्थापना, 1885 कांग्रेस की स्थापना। तो हम लोग अब बात करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना के बाद जो है हिंदी का विकास किस तरीके से होना शुरू हुआ, और हिंदी कैसे, हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में बन गई, कैसे इसका विकास हो गया। इन सभी संस्थाओं का योगदान रहा, इन सभी अंग्रेजों का योगदान रहा, इन सभी संस्थाओं का योगदान रहा। इसके अलावा जो है वो कांग्रेसियों का भी योगदान रहा, कांग्रेस संगठन का योगदान रहा। तो कब कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में क्या क्या कहा गया है, इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। इसकी चर्चा करेंगे। तो तीसरे नंबर पर कांग्रेस का योगदान, तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा भैया? कांग्रेस का योगदान। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? कांग्रेस का क्या योगदान रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कांग्रेस का भयंकर योगदान रहा है, कांग्रेस का जो है वो क्या रहा है? भयंकर योगदान रहा है हिंदी को विकसित कराने को लेकर के। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, तभी से जो है कब स्थापना का ये डेट रहेगा सर? तो 1885 ईस्वी में कब स्थापित होगा सर? 1885 में। ठीक है, 1885 में क्या होगा सर? कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। क्या होगा सर? तो कांग्रेस की स्थापना में कांग्रेस की क्या हो जाएगी सर? कांग्रेस की स्थापना के साथ जो है वो हिंदी पर बल दिया जाना शुरू हो जाएगा, हिंदी पर बल। क्योंकि इनको पता था, अधिकांश नेताओं को जो है वो पता था, अधिकांश नेताओं को जो है वो पता था कि क्या करना है, कि हिंदी के बिना काम नहीं चलेगा। 1885 के बाद आहिस्ता आहिस्ता हिंदी इंग्लिश मिला के काम होते रहा। सबसे इसके बाद इंपॉर्टेंट आपको 1917 ईस्वी का 2 घटना, जिसमें बाल गंगाधर तिलक मिलेंगे आपको। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने ये कहा कि पूरे भारतीयों को जो है अब समय आ गया है कि हिंदी सीखना पड़ेगा, बिना हिंदी सीखे जो है वो, गांधी जी कहते थे जिस देश की मातृभाषा जिस देश की राष्ट्रभाषा एक नहीं है, अरे जिस तरीके से एक राष्ट्रीय झंडा होता है, जैसे राष्ट्रगान होता है, उसी प्रकार से राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए। राष्ट्र की भाषा नहीं हो तो गांधी जी का स्टेटमेंट होता था कि जिस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है वह देश गूंगा है। आप अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, संप्रेषणात्मक क्षमता नहीं है देशवासियों के अंदर, तो का खाक करेंगे।
बंगाली में बात करता है, गुजरात वाले गुजराती में बात करते हैं, तमिलनाडु वाले तमिल में, कर्नाटक वाले कन्नड़ में, या आंध्रा वाले तेलुगु में, ये मलयालम में, और असमिया में, फिर राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, तमाम प्रकार की भाषाओं को लेकर के कैसे कोई देश जो है वो एकता के सूत्र में बन सकता है और आगे बढ़ सकता है। ये गांधी जी की जबरदस्त चिंता थी। लेकिन यहां पर मुद्दा यह था कि आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस कोई मजाक संस्था नहीं थी। कांग्रेस में भारत के सभी प्रांतों के, चाहे बंबई प्रेसिडेंसी हो, चाहे इधर कलकत्ता क्षेत्र का हो, चाहे मद्रास प्रेसिडेंसी हो, सभी वाले जो थे वो कांग्रेस के मंच पर शामिल थे। सभी नेता अलग अलग जगहों से आते थे। तो ऐसे कंडीशन में उनकी एक चिंता थी कि सबकी अलग अलग भाषा है, विशेष करके जो थे वो अंग्रेजी जानते थे तो अंग्रेजी में कम्युनिकेट तो कर लेते थे। तो उन लोगों को यह टेंशन था कि हम लोग तो बतिया ले रहे हैं, आम जनता कैसे समझेगी। जो मद्रासी बोल रहा है वो हिंदी भाषियों के साथ कैसे ये करेगा। तो यहां पर क्या होता है, अभी हम कुछ दिन पहले वीडियो देख रहे थे, राहुल गांधी जो थे जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहां पर जो है वो अंग्रेजी के बजाय केरला साइड में ना अंग्रेजी उनको आ रहा है ना हिंदी आ रहा है। अगर राहुल गांधी को नहीं, ये वो जो श्रोतागण है तो वो क्या कर रहे हैं कि अपनी भाषा में बोल रहे हैं, हिंदी में ही बोल रहे हैं, और उसको एक ट्रांसलेटर है जो ट्रांसलेट करके जनता को समझा रहा है। तो फिर बाद में जनता बोली कि मजा नहीं आ रहा है, हम आप ही को सुनने के लिए आए हैं ना कि ट्रांसलेटर को। तो कहने लगे कि आप जो बोलिएगा हिंदी समझ में आएगा, छोड़िए। तो बोला जाता है ट्रांसलेटर को कि आप हट जाइए, जो है वो हम ही को बोलने दीजिए। वो जनता बोलती है कि नहीं सर आप ही डायरेक्ट बात करिए। तो कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है, भाषा बहुत मायने रखती है। अभी भी आज भी कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ ये तो कहने का मतलब यह कि कांग्रेसियों को यह पता था कि किस प्रकार से जो है वो भाषा को माध्यम बना करके। 1917 ईस्वी में दो घटनाएं घटी। एक, तिलक ने कहा कि सभी भारतीयों को हिंदी सीखना चाहिए, और दूसरा 1917 में ही भाड़ोच में, गुजरात में है वो क्षेत्र, वहां पर गांधी जी ने जो है वो गुजरात का जो एक लोकल परिषद था उस परिषद के माध्यम से जो है वो जो गुजराती भाषा परिषद था उसके माध्यम से जो है उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया और कहा कि किसी राष्ट्रभाषा में कौन कौन से क्वालिटी होने चाहिए, 5 क्वालिटी को उन्होंने बताया था। उसी भड़ोच में, उसी 1917 में, उसी भड़ोच में, उसी 1917 में, उसी गुजराती परिषद में, गुजराती जो परिषद था, जो भाषा का जो परिषद था, उसमें उन्होंने जो है उसका सभापति के तौर पर थे वो, तो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने 5 बताया। वो आज भी प्रचलित है, सवाल में आता है कि गांधी जी के अनुसार जो है वो राष्ट्र भाषा के लिए जो है वो 5 कौन कौन सी विशेषता है, तो कौन सी विशेषता है अथवा नहीं है। तो ये कब की घटना है? 1917 की घटना है। कब की घटना है? 1917 की। तो 1917 में क्या हुआ सर? 1917 में 2 घटना घटा। 1917 में क्या हुआ सर? 2 घटना घटा। एक तिलक के वाला, तिलक क्या हुआ, एक तिलक के द्वारा जो है, एक तिलक की बात करूंगा और दूसरा गांधी जी की बात करूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने है, इन्होंने 1917 में ही कहा कि अब वो समय आ गया है जो सभी भारतीयों को हिंदी सीखना चाहिए। ठीक है, तो 1917 में तिलक ने कहा था। किसने कहा? एक सवाल आ जाएगा, 1917 में किसने कहा कि सभी भारतीयों, अब वह समय आ गया है कि सभी भारतीयों को मातृभाषा के रूप में हिंदी को प्रयोग करना चाहिए या हिंदी सीखना चाहिए। तो हिंदी सीखने की प्रेरणा जो है 1917 में किसने दिया था? तिलक ने दिया। तिलक ने दिया सभी लोग हिंदी सीखें, सभी लोग हिंदी सीखें, ये किसने कहा? तो भारतवासी जो है वो क्या करें? तो हिंदी सीखें, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, गांधी जी की बात है तो गांधी जी की बात निराली है। इन्होंने जो है भड़ौच की घटना है सर, भड़ौच बात समझ रहे होंगे, भड़ौच में पहले भी बताया हूं। इन्होंने कहा कि हिंदी की जो है, हिंदी की इन्होंने क्या करा? वकालत किया, वकालत, हिंदी की वकालत किया। और ये गुजराती साहित्य परिषद या शिक्षा परिषद में ये भाषण दे रहे थे। तो गुजराती साहित्य शिक्षा परिषद
साहित्य शिक्षा परिषद में ये भाषण दे रहे थे और इसमें इन्होंने हिंदी का 5 विशेषता बताया। कई को बताया सर? 5 विशेषताओं पर चर्चा किया। गुजराती शिक्षा परिषद में 1917 में भड़ौच में, ओ हो, गुजराती शिक्षा परिषद में 1917 में भड़ौच में जो है गांधी जी ने किसी भी राष्ट्रभाषा की 5 विशेषताओं के तरफ इंगित किया। सबसे पहले कहा कि अधिकारी जो होते हैं उनके लिए कोई भी जो भाषा जो सबसे सरल है, सबसे सहज है, सबसे आसान लग रहा है अधिकारियों को, वो राष्ट्रभाषा के रूप में उसको दर्जा मिलना चाहिए, सबसे पहला। ठीक है, 5 चीज आप समझ लीजिएगा। 5 जो है, पहला हो जाएगा, तो ये इन्होंने 5 लक्षण बताए राष्ट्रभाषा के। तो इन्होंने कहा राष्ट्रभाषा के 5 लक्षण। गांधी जी ने क्या कहा? इसी में राष्ट्रभाषा के 5 इन्होंने लक्षण बताया। इसमें पहला क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो पहला ये हो जाएगा, इन्होंने कहा। तीसरा क्या हो जाएगा? तो इन्होंने पहला कहा कि अधिकारियों के लिए सरल होना चाहिए। पहला इन्होंने क्या कहा कि अधिकारियों के लिए सरल होना चाहिए। अधिकारियों के लिए क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो अधिकांश लोग जो बोलते हैं, यानी उसी को मात्र राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना चाहिए। तो यानी बहुसंख्यक की जो भाषा होगी उसको जो है वो क्या किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि जो भाषा व्यवहारिक हो, व्यवहारिक का मतलब कि आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो व्यवहारिक भाषा होगी उसको हम लोग क्या बनाएंगे कि हम लोग राष्ट्रभाषा बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या कहा? अधिकारियों के लिए सरल होनी चाहिए, रट लेना है, अधिकारियों के लिए सरल हो, गांधी जी ने। 5 को पूछ लेगा कौन सा गांधी जी ने नहीं कहा था, कौन सा जो है वो गांधी जी ने नहीं बताया था, किसका? राष्ट्रभाषा की विशेषता। तो पहला होना चाहिए अधिकारियों के लिए सरल होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि बहुसंख्यक की भाषा होनी चाहिए, यानी अधिकांश से अधिकांश लोग जो देश में जो बोलते हो उसको जोर देना चाहिए राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर के। तीसरा ये कहते हैं कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, मतलब राजनीति में उसका यूज किया जा सके, समाज में यूज किया जा सके और अर्थव्यवस्था में भी उसका यूज किया जा सके। तो इन्होंने ये कहा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो भाषा व्यवहार्य हो, यानी व्यवहार में लाई जा सकती हो, उसी को हम लोग राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते हैं। तो एक तो व्यवहार्य हो, दूसरा कि क्या उसको बोलते हैं, अधिकारियों के लिए सरल हो, जो अधिकारी सरलता के साथ यूज कर सकते हैं। और एक और है कि बहुसंख्यक की भाषा होनी चाहिए, मतलब अधिकांश से अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसका। और इन्होंने कहा, एक और कहा, इधर ही घुसा देता हूं, तो तीसरा के बाद चौथा, पांचवा। चौथा में कहा उन्होंने कि आसान होना चाहिए। कौची होना चाहिए? आसान। तो ये आसान होना चाहिए, तो आसान तो होना ही चाहिए। ठीक है, सभी के लिए आसान होना चाहिए। और एक और कहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे दीर्घकालिक सोच पर आधारित हो। मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसी भाषा को जो है न चुन लीजिएगा जो अभी तो फिलहाल मजा दे रही है, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए जो है वो काम में प्रयुक्त न लाई जा सके, यानी जिसका भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है उसको हम लोग राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते हैं। यानी उनको सबसे ज्यादा भविष्य हिंदी में ही दिखाई दे रहा था, इसलिए उनको लगा कि हिंदी का विकास इतना बढ़िया हो रहा है और इतना फल फूल रही है हिंदी कि अब हिंदी को कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए जो है हिंदी को उन्होंने राष्ट्रभाषा देने पर और कहा कि इन सभी चीजों में हिंदी खरा उतरती है, इसलिए जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए। पहला क्या हिंदी को गांधी जी ने बताया? अधिकारियों के लिए सरल हो। दूसरा उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक की भाषा हो, यानी अधिकांश से अधिकांश लोग वो भाषा बोलते हो। तीसरा उन्होंने कहा कि व्यवहारिक रूप से जो है वो
भाषा प्रयुक्त में लाई जा सकती हो, जैसे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यवहारिक, और एक आसान हो, और तीसरा पांचवा जो है लास्ट बोलते हैं दीर्घकालिक सोच पर आधारित हो, मतलब लंबे समय तक ये चलने वाली भाषा हो। ऐसा ना कि अभी के लिए बहुत सही हो बाद में गड़बड़ा जाए, नहीं, राष्ट्रभाषा उसको चुना जाए जो जिसका बहुत लॉन्ग टर्म भविष्य दिखाई दे रहा हो। तो ये इन्होंने गांधी जी ने कहा था। इसको घुमा फिरा करके भी ये सवाल आ सकता है, आप इसको बनाइएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गांधी जी के कुछ विचार, जैसे ये कहते थे कि राष्ट्रभाषा के बिना, तो गांधी जी के कुछ भाषा संबंधी कुछ विचार जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी के हिंदी पर कुछ विचार हो गए, चाहे राष्ट्रभाषा के ऊपर विचार हो गए। इन्होंने पहला कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी देश गूंगा होता है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी देश जो है, राष्ट्रभाषा बिना देश जो है वो क्या होता है, गूंगा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इन्होंने कहा कि हिंदी मतलब मजाक नहीं, हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। दूसरा इन्होंने कहा, एक तो ये कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी देश गूंगा होता है। इन्होंने कहा, दूसरी बात इन्होंने ये कही कि हिंदी का प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है, स्वराज का प्रश्न है। यानी स्वराज की प्राप्ति तब होगी जब हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त की जाएगी। मतलब हिंदी और स्वराज को एक उन्होंने बना दिया। कि गांधी जी बताते थे कि हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। नहीं समझ बात के? तो ये हिंदी का प्रश्न किस चीज का प्रश्न है सर? हिंदी का प्रश्न जो है, हिंदी का प्रश्न जो है स्वराज का प्रश्न है, स्वराज का प्रश्न है। ठीक है। इसी के बाद आगे 1918 में भी जो है, इसी के बाद जो है वो 1918 में भी जो है वो हिंदी का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। तो हिंदी के राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर के साइड में हो रहा था, मध्य प्रदेश में। तो उसमें इन्होंने कहा कि हिंदी को जो है, हिंदी को अब समय आ गया है कि आगे क्या करना है, कि अब बढ़ाना चाहिए और हिंदी राष्ट्रभाषा होना चाहिए। तो एक 1918 की भी घटना मैं कर देता हूं। 1918 कब की बात है सर? 1918 में जो है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन हो रहा था। ये कहां हो रहा था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है ये इंदौर में हो रहा था। कहां पर हो रहा था सर? तो इंदौर में हो रहा था। और इंदौर में ही कहा कि गांधी जी ने कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। पूरी इन्होंने कह दिया कि हिंदी को जो है, तो गांधी जी ने कहा था कि हिंदी को क्या कर देना चाहिए, कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा बन जानी चाहिए। हिंदी को जो है वो क्या कर देना चाहिए कि राष्ट्रभाषा जो है वो बना देनी चाहिए। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इसी इंदौर के अधिवेशन में ही ये निर्णय लिया गया, इंदौर के सम्मेलन में ही, कि 6 गो जो युवक हैं वो दक्षिण भारत जाएंगे और दक्षिण भारत से भी 6 युवक आएंगे और हिंदी सिखवा सिखाई होगा। तो किस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि 6 युवक भारत से उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाएंगे और दक्षिण भारत से 6 युवक उत्तर भारत आएंगे। तो ये 6 युवक वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये आपको इसी सम्मेलन में था कि 6 युवक क्या करेंगे, 6 युवक जो हैं, युवक कहां जाएंगे? दक्षिण भारत जाएं, ठीक है। और 6 आए दक्षिण भारत से, क्या करें, आए। इसी के लिए अपने छोटे बेटे, गांधी जी के कई बेटे थे आपको पता है, तो उसमें जो देवदास था वो सबसे छोटा था। तो देवदास जो था, देवदास गांधी को क्या किया था, गांधी जी ने मद्रास में प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है। 6 युवकों में से एक आपको जो थे वो देवदास भी थे। और देवदास जो थे वो कहाँ गए थे? गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी जो थे वो मद्रास में जो है वो हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। मद्रास दक्षिण भारत में पड़ेगा। मद्रास का अभी नया नाम चेन्नई है, यानी चेन्नई गए थे। चेन्नई भी आ सकता है ऑप्शन में। उस समय मद्रास पूरा प्रेसिडेंसी हुआ करता था। तो मद्रास में जो है सो चले गए। कौन गए? देवदास गांधी।
किसके बेटे थे? गांधी जी के। कहां गए थे? मद्रास में। क्या करने गए थे? हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये कब निर्णय लिया गया था? 1918 में। 1918 में क्या था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन हो रहा था इंदौर में। इंदौर कहां है? मध्य प्रदेश में है। इंदौर कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का काफी बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर आप मान सकते हैं। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है आप देखें कि 1918 से लेकर के सबसे पहला आपने देखा कि 1918 में क्या हुआ, फिर आपने देखा कि 1950 सॉरी सबसे सबसे पहले 1885 में क्या हुआ, फिर 1917 में क्या हुआ, इसके बाद आपने देखा कि 1918 में क्या हुआ, 1918 में क्या हुआ, इसके बाद 1925 में आपको पहले भी बताए हैं कि कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था और उसमें जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए इन लोग ये किए, कोशिश किए। तो क्या हुआ था 1925 में? क्या हुआ था सर? तो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था सर? तो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन। और इसमें क्या हुआ? इसमें कहा गया कि कामकाज की भाषा जो है वो हिंदी होनी चाहिए। इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि काम जो है, काम काज हेतु हिंदी प्रयोग हो, हिंदी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात हो गई। तो 1925 तक जो है आप ये देख लिए, 1925 तक आप देख लिए कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। 1927 और 28 में भी हिंदी को लेकर के बहुत कुछ हुआ। 1929 में भी हुआ, 1931 में भी हुआ, 1937 में भी हुआ। तो 1937 में जो कांग्रेस का जो चुनाव लड़ने को मौका मिला था 1937 में, तो उसमें जो कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने हिंदी को भाषा के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया था, भाषा के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया था हिंदी को। ठीक है, तो यहां पर ये बातें हैं। दूसरी बात यह है कि 1925 के बाद 1928 में जो है सी राजगोपालाचारी जो थे वो दक्षिण भारत में जो है वो हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो सी राजगोपालाचारी जो थे वो दक्षिण भारत के हैये थे, मद्रास साइड के। तो दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी को हिंदी तो आता था, बहुत बड़े नेता थे, देश लेवल के नेता थे। तो सी राजगोपालाचारी 1928 ईस्वी में ये बीड़ा उठाए कि दक्षिण भारत में हम क्या करेंगे कि हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे। तो एक कहानी आपको ये भी है कि 1927 ईस्वी में जो है 1927 में क्या रहेगा सर? तो 1927 में रहेंगे सी राजगोपालाचारी। क्या नाम रहेगा सर? तो सी गोपालाचारी इन्होंने कहा कि जो है वो हिंदी ही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग होगी और दक्षिण भारत के लोगों को हिंदी सीखना होगा। तो इन्होंने कहा कि हिंदी जो है, इन्होंने कहा, सी राजगोपालाचारी ने क्या कहा, आप लिखते होंगे तो लिख भी लीजिए, अब जगह कम है। तो सी राजगोपालाचारी ने यह कहा कि हिंदी अभी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है, भविष्य में राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होगी, इसलिए सभी को हिंदी सीखना चाहिए। बस यही। तो 1928 में सी राजगोपालाचारी का योगदान। ठीक है, 27 में। इसके बाद 1928 में जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, उसमें भी ये बात कहा गया। नेहरू रिपोर्ट जो आया ये बड़ा मजेदार आया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया तो उसमें एक बात कहा गया, नेहरू रिपोर्ट में बहुत कुछ रहता है, उसमें पूरे देश का संविधान का एक प्रारूप था सरमत कि कैसे क्या होगा। तो नेहरू रिपोर्ट वो मोतीलाल नेहरू वाला था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला नहीं। तो नेहरू रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भाषा को लेकर के कि देखिए हमारी जैसे मोतीलाल नेहरू को चैलेंज किया गया कि आप क्या उसको बोलते हैं, संविधान बना सकते हैं, आपको पूरे लोगों को एकता के सूत्र में बांध करके आपको यदि देश दे दिया जाए, अंग्रेजों ने चैलेंज किया तो आप देश चला लीजिएगा। तो वही नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने भाषा को लेकर के भी कहा कि हमारा क्या आगे का होगा, भविष्य का बात। तो उन्होंने कहा कि देखिए हिंदी जो रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेहरू रिपोर्ट में हिंदी को स्वीकार किया गया था। कहा कि हमारे यहां जो भाषा होगी
वो हिंदी होगी, हमारे यहां जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। तो देवनागरी लिपि होगी या फारसी भी हो सकती है, उन्होंने कहा था। तो देवनागरी या फारसी होगी और हमारी भाषा जो है सो हिंदी होगी। समझ बात के? तो देवनागरी या फारसी में हम लोग हिंदी क्या करेंगे, यूज करेंगे, लेकिन बाद में। और इन्होंने कहा कि कुछ सालों तक हम लोग लेकिन अंग्रेजी को प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग का हिंदी का विकास उतना अच्छे से नहीं हुआ है। देवनागरी लिपि में भी हम लोगों को काम करना बाकी है, क्योंकि आप लोग गुलाम कर दिए थे। ये मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों को कहा। तो इसलिए हमको चाहिए थोड़ा सा वक्त, और ये वक्त जो मांगे यही सेम काम हो गया। नेहरू रिपोर्ट में जो बात कहा गया था, जब देश आजाद हुआ, भारत का संविधान बना, लागू हुआ 1950 में, तो 1950 के बाद जो है ये कहा गया कि 1950 के बाद ये हुआ कि हिंदी हमारी ये राजभाषा होगी, राजभाषा होगी। ठीक है, और ये 14 सितंबर 1949 को ही ये लागू कर दिया गया था राजभाषा के रूप में, ये आपको पता है। और इसके बाद कहा गया कि इसकी लिपि देवनागरी होगी। आपको याद करिए, आप 243 याद करिए आर्टिकल जो है, सरमत के ना। तो इस तरीके से जो है ये 43 वाला आर्टिकल याद करिए ना, 43 वाला। तो इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा जो है, इसके अलावा क्या कहा गया, इसके अलावा ये कहा गया कि देवनागरी जो है लिपि होगी, हिंदी भाषा होगी। यही सेम चीज वहां पर कर दिया गया संविधान में 17वें भाग में। और इसके अलावा ये कहा गया था कि 15 साल तक हम लोग अंग्रेजी में काम चलाएंगे, बाकी बाद जो है दूसरी ये हिंदी हम लोग अपनी भाषा में आ जाएंगे। सेम काम यही हुआ। तो जो चीज 1950 में किया गया था वो 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट में कह दिया गया था। नहीं समझ बात के, वह चीज को फॉलो कर दिया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप पढ़ चुके हैं ना 1950 वाला कहानी, हम आपको तो बता दिए ना संविधान में कहां कहां आर्टिकल है और कैसे राजभाषा के रूप में इसका है वर्णन। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में ये चीज है कि क्या क्या आप समझ सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि देवनागरी चाहे फारसी, देवनागरी चाहे फारसी या फारसी, ठीक है, लिपि होगी, लिपि एवं भाषा जो है वो हमारी हिंदी होगी, राजकाज की भाषा हिंदी होगी। तो इस तरीके से जो है ये कहा गया। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, 1928 ईस्वी वाला ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1929 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि देखो, यदि हम लोगों को कुछ करना है, देश को एकता अखंडता के सूत्र में बांधना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हिंदी सीखना पड़ेगा, हिंदी जानना पड़ेगा, हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 1929 ईस्वी में लाहौर का अधिवेशन हो रहा था, उसमें जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो क्या किए कि कहे, सुभाष चंद्र बोस ये कहते हैं कि देखिए भैया, आप अपने अपने यहां प्रांतीय भाषा के रूप में गुजराती बोलिए, कन्नड़ बोलिए, मलयालम बोलिए, लेकिन एक राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बहुत जरूरी हो गया है और हिंदी के बिना काम नहीं चलेगा। तो किसने कहा कि अपने अपने प्रांतीय भाषाओं को आप बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग निहायत जरूरी हो गया है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप अपना अपना भाषा बढ़ाइए ना, उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। आप भोजपुरी बोलिए, मगही बोलिए, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हिंदी जो है उसको राष्ट्र भाषा के रूप में इसको अपनाना पड़ेगा। तो ये 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि प्रांतीय भाषाओं के साथ साथ प्रांतीय भाषाओं को बढ़ाइए। प्रांतीय माने नहीं समझते हैं, राज्य लेवल पर, जिला लेवल पर प्रांतीय भाषा को बढ़ाएं, किंतु राष्ट्र भाषा हिंदी ही होगी। राष्ट्र भाषा बराबर क्या होगी, हिंदी होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1936 में गांधी जी ने फिर जो है हिंदी को कहा कि भैया एक हिंदी जो है वो क्या करो कि हिंदी यदि नहीं करते हो तो कांड हो जाएगा। तो गांधी जी ने 1936 ईस्वी में जो है वो फिर से क्या किया कि दोहराया और पूरे विश्व के लोगों को कहा कि हिंदी ही जो है, हिंदी ही हिंदुस्तान की भाषा होगी, हिंदी ही हिंदुस्तान की भाषा होगी। ये चीज कहा गया। और सबसे लास्ट में कर दे रहा हूं कि 1937 ईस्वी में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। आपको दिख रहा हो चाहे नहीं दिख रहा हो, यहां पर दिखना चाहिए।
1937 में क्या हुआ था सर? चुनाव हुआ था। 1937 में क्या हुआ था? चुनाव हुआ। और 1937 में जो चुनाव हुआ तो गांधी जी जो थे वो इसमें तो महत्वपूर्ण भूमिका में थे ही, लेकिन 1937 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस का कुछ राज्यों में, विशेष करके 5 प्रांतों, 5 क्षेत्रों में जो है वो सरकार जैसे तैसे करके जहां तहां बनी, और कहीं कहीं तो बहुमत के साथ। तो वो आपको नहीं जानना है, इतिहास का नहीं है चैप्टर, लेकिन कहने का मतलब कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी वहां पर उन्होंने राजकाज की भाषा हिंदी शुरू कर दिया। तो 1937 में चुनाव हुआ था। अरे आजादी से पहले भी चुनाव होता था अंग्रेजी काल में, ऐसा नहीं है। और उस चुनाव में जो है वो क्या किया गया कि हिंदी का प्रयोग हुआ। तो 1937 के चुनाव में जो है वो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस की सरकार बनी, और इन्होंने हिंदी को क्या किया? हिंदी को अपनाया। और इन्होंने क्या किया? हिंदी को अपनाया। हिंदी को अपनाया मैंने राजकाज की भाषा के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो उसी समय से हिंदी यूज होने लगी थी, ऐसी बात नहीं है, हिंदी यूज होने लगी थी उसी समय से। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ संस्थाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं होंगी, ठीक है? तो कुछ संस्थाओं का जिक्र कर देते हैं जो थोड़ा जगह बच रहा है इसमें करके, और कर देते हैं। कुछ संस्थाओं का जिक्र कर देते हैं फटाफट। तो कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जो आजादी से पूर्व या आजादी के बाद तक जो है हिंदी के विकास के लिए जो है वो कारगर हुई, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। पहला जो है वो पहला रहेगा नागरी प्रचारणी सभा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है हिंदी साहित्य सम्मेलन। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा हिंदुस्तानी एकेडमी। चौथा जो रहेगा वो रहेगा दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा। ठीक है, 4 गो हो गया। पांचवा जो हो गया वो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति। आपको इसको रटना है ना। ये छठा जो हो गया वो अखिल भारतीय हिंदी सभा या संस्था। एक और हो जाएगा, 7वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा नागरी लिपि परिषद। ये 7 गो लगभग जो है मेरे अनुसार आपको याद रखना है, जो हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, ये पूछ सकता है कि नागरिक प्रचार सभा किस चीज से है, तो हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर के है। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है वो 1893 में हुआ था। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? 1910 में इसका हुआ था। हिंदुस्तानी एकेडमी कब हुआ था? 1927 में। दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार ये भी 1927 में। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति ये 1936 में, ये 1964 में आजादी के बाद, और ये 1975 में, ये 1975 में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नागरिक प्रचारणी सभा का गठन कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। नागरिक प्रचारणी सभा का गठन कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? तो ये कुछ जगह लोकेशन, ये काशी से रिलेटेड है, मतलब बनारस से, ये इलाहाबाद से या प्रयाग से रिलेटेड होगा। अब प्रयाग कहा जा रहा है, ये भी जो है इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद से रिलेटेड है। ये मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी, मद्रास में। ये जो रहेगा ये महाराष्ट्र के वर्धा में रहेगा। ये जो रहेगा ये दोनों दिल्ली में रहेगा। दिल्ली 1964 वाला, 1975 वाला ये भी दिल्ली रहेगा, दिल्ली। ठीक है, नागरी लिपि वाला भी दिल्ली में। तो लास्ट के दोनों दिल्ली में रहेंगे, एक वर्धा में था। बाकी काशी प्रयाग और मद्रास में रहेंगे,
ये कुछ संस्थाएं हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये कुछ संस्थाएं हैं जो आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसको आपको रटना है भोर में उठ करके, ठीक है। तो अंग्रेजों का क्या योगदान रहा, धर्म सुधारकों का क्या योगदान रहा, और कांग्रेस का क्या योगदान रहा। तो जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में कैसे जो है वो हिंदी का विकास क्या होते गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्वतंत्रता जो आंदोलन चल रहा था उसमें हिंदी का कैसे विकास हुआ, कैसे आगे चलते गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका हम स्क्रीनशॉट आपको भेज दे रहे हैं, और इसको आपको क्या करना है कि थोड़ा सा समझ से रट लेना है। रटने वाला चीज है, थोड़ा याद करने वाला चीज है। जितना आप इसको याद कर सके उतना आप इसको याद करिए, ठीक है। याद बस लेकिन इसमें से सवाल नजर मात पढ़ना कम है और सवाल लड़ना ज्यादा है, नहीं समझ रहे बात के। ये आपको कोई उपन्यास नहीं, पढ़ते रहिए खत्म नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसको याद कर लेना है। इतने से आपका ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, लड़ जाएगा, वहीं से सवाल जो है सो लड़ जाएगा। कम से कम इतना आपको याद रखना है कि इसका स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। इसको क्या कर लेना है, इसको याद कर लेना है। बस इतने आपको याद करना है इस चैप्टर में। चैप्टर भी लगभग अभी खत्म हो गया, ठीक है। बाकी बात जब देखेंगे और कुछ टाइम रहेगा तो और इसमें गोता लगाएंगे। इससे ज्यादा आपको यादें नहीं होगा तो इससे ज्यादा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे ज्यादा आपको यादें नहीं हो पाएगा, जिंदगी में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जितना बताए हैं उसको आप एकदम डेट वाइज और तमाम चीजों वाइज आप जितना बार रट सके और क्वेश्चन आंसर बना सके, ये आपके लिए ठीक रहेगा। इससे ज्यादा पढ़ाने का मतलब है कि पगलाइएगा, मतलब बहुत कुछ है ना। तो पता चले एक चैप्टर में गोता लगाते रह गए तो ये चैप्टर खत्म हो गया। तो जैसे क्या है कि एक दिन में एक चैप्टर पूरा खत्म, अभी 2-3 दिन में सब ढेर साफ करा देंगे, नहीं समझ। आज के लिए आप